संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। और अडानी के मुद्दे पर और संभल हिंसा के मामले पर चर्चा की मांग की गई। विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी की है। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। अडानी और संभल हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से। और देखिए, इस मांग को लेकर विपक्ष के सांसदों ने सदन में नारेबाजी की। आइटम नंबर 3, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवाही की क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। आइटम नंबर 4। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on behalf of my colleague Shri Jain Chaudhary, mentioned against his name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 5, श्री श्रीपाद जयसवाल नायक जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 5 of today's revised list of business. आइटम नंबर 6, श्री पंकज चौधरी जी। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay papers on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, mentioned against his name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7, श्री कीर्ति वर्धन सिंह जी। Chairman, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against my name at serial number 7 in today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 8, श्रीमती रक्षा खड़कर जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of the following paper, Hindi and English version, as shown against serial number 8 in today's. तो 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। राजनीतिक साजिश की थ्योरी से लेकर वर्चस्व की लड़ाई जैसे कई एंगल भी सामने आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल इस सवाल का जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। 8 एंगल से जांच करके तो वहीं 800 किरदार इस हिंसा से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 27 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 राजनीतिक चेहरे भी कटघरे में हैं, जिनके नाम एफआईआर में है। कहां तक इस हिंसा के तार जुड़े हैं, कितने सूत्रधार हैं, इन तमाम सवालों पर टीवी 9 की ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश जारी है। हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं जो कि एक्सक्लूसिव है टीवी 9 पर, और आज भी कई चौंकाने वाली जानकारियां हम आपको देने जा रहे हैं इस हिंसा से जुड़ी हुई। तो संभल हिंसा के आरोपियों की तस्वीर जारी की गई है। अब तक पुलिस की गिरफ्त में 27 आरोपी, सीसीटीवी से 74 दंगाइयों की पहचान हुई है। पुलिस की एफआईआर में 700 से 800 ज्ञात आरोपी पाए गए हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें जारी की गई हैं और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है। गिरफ्तारियां हुई हैं, एफआईआर भी दर्ज की गई, लेकिन संख्या बड़ी है आरोपियों की। और तस्वीरों के जरिए संभल हिंसा पर क्या खुलासे हुए हैं, हम आज आपके सामने एक एक तस्वीर को डिकोड करने वाले हैं। पहली बार नकाबपोश गोलीबाजों की तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक जगह पर करीब 20 उपद्रवी जमा हैं। कई उपद्रवियों के हाथों में पत्थर हैं,
सामने खड़े पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इनमें एक नकाबपोश गोलियां चला रहा है। उसने सामने की तरफ बंदूक तानी हुई है, यानी अब यह साफ है कि कई उपद्रवी हथियारों से लैस थे और वो गोलियां भी चला रहे थे। इन तस्वीरों से यह साफ दिखाई दे रहा है। और पुलिस संभल से जुड़े हर ड्रोन फुटेज, हर सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही है, उनको खंगाल रही है। एक एक कैमरे को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने संभल हिंसा का नया वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में भी पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। बच्चे हों या जवान, सभी इस काम में लगे हुए थे और कुछ दंगाई चेहरों पर मास्क लगाकर आए थे। कुछ दंगाइयों ने लुंगी पहन रखी थी, कुछ दंगाई तो नकाबपोशों को देखकर इतने जोश में आ गए कि बिना मास्क के ही पत्थर चलाने लगे। अब ये सभी दंगाई पत्थरबाज पुलिस के रडार पर हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जामा मस्जिद के ठीक सामने मोहल्ला कोट गरवी को जाने वाली गली की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर हाथों में पत्थर लिए ये लोग नजर आ रहे हैं और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब दूसरा सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इसमें हिंसा से पहले लोग इकट्ठा हो रहे हैं और फुटेज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पथराव करने से पहले उपद्रवी तैयारी कर रहे थे। जो भी सीसीटीवी वहां चल रहे थे उनको नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा की फुटेज सीसीटीवी में कैद ना हो, इसके लिए बाकायदा एक लंबे डंडे से सीसीटीवी फुटेज को तोड़ने की कोशिश की गई, उनके कैमरों को तोड़ने की कोशिश की गई। पहली कोशिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन कुछ ही देर में सीसीटीवी को तोड़ दिया गया। जो भी लोग उपद्रव में शामिल थे, ज्यादातर ने अपने मुंह रुमाल या किसी कपड़े से छिपा रखे थे और इस सीसीटीवी फुटेज में ज्यादातर युवा ही नजर आ रहे हैं। पुलिस अब इन फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान करने में लगातार जुटी हुई है। तो दो तीन बातें तो बहुत साफ हो रही हैं जो अब तक तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। एक तो ये कि हाथों में पत्थर लेकर वहां पर पत्थरबाजी की गई। कई लोगों ने चेहरे ढके थे, कुछ लोग बिना चेहरा ढके ही पत्थरबाजी कर रहे थे। एक युवक हमें हथियार के साथ भी नजर आया जो सीधे बंदूक तानकर गोली चलाता नजर आया। सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की कोशिश की गई। पत्थरबाजी के पहले एक जगह ये तमाम लोग जमा भी होते नजर आ रहे हैं। तो देखिए, संभल हिंसा के जो आरोपी हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और पुलिस और भी आरोपियों की तलाश कर रही है, जैसे अल्तमश बाबू, सुल्तान आरिफ। ये वो चेहरे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया और देखिए इनमें ये आरोपी बनाए गए हैं। फरहाना, नजराना, रुकैया, ये सभी लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं इस वक्त और इन पे आरोप है कि ये शामिल थे उस दौरान हिंसा में। करीब 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की गई है। गिरफ्तारी की बात करें, 27 गिरफ्तार हुए हैं और इस पूरे मामले में 8 एफआईआर अब तक दर्ज कर ली गई है पुलिस के द्वारा। और यूपी के संभल में रविवार को मंदिर मस्जिद विवाद में पत्थरबाजी हुई थी और नकाब पहने कम उम्र के कई लड़के पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते दिख रहे थे। उपद्रवियों ने मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम के साथ आए पुलिस वालों को मार डालने की खूनी साजिश रची थी। रविवार को जामा मस्जिद के बाहर जमा हुई सैकड़ों की भीड़ पुलिस वालों के विरुद्ध कैसे उन्मादी होती चली गई, तस्वीरों में पूरा सच दिखाई दे रहा है। कैसे दंगाइयों ने सीसीटीवी को तोड़ा, कैसे पत्थरबाजी हुई, ड्रोन कैमरे में भी ये सब दिखा कि हिंसा की पूरी प्लानिंग कैसे की गई और किस तरीके से ये पूरा मामला इतना ज्यादा विस्फोटक हो गया। पुनीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पुनीत, गिरफ्तारियों की कोशिश हो रही है, चेहरे आइडेंटिफाई कर लिए गए, बहुत सारे लोग अभी भी आइडेंटिफाइड नहीं है। क्या पुलिस पूरी प्रोसीडिंग लेके चल रही है? क्योंकि कई सारे सबूत भी अब पुलिस ने जमा किए हैं, ये चाहे तस्वीरें हों, चाहे लोगों के बयान हों, लोगों की गिरफ्तारियां हों, तो पुलिस का ये पूरा इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या माना जाए कि बहुत सारी गिरफ्तारियां अभी और होनी है? संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई है तो सुरागों का सिरा पकड़कर पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई रही है और इसी कड़ी में 27 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 12 एफआईआर अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं और 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। इनमें से तमाम वो लोग भी शामिल हैं जो कि नकाब पहनकर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। अब पुलिस ने कई सारे सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिए हैं, कई मोबाइल वीडियोज और ड्रोन वीडियोज को कब्जे में लिया है जिसमें इन दंगाइयों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पुलिस मोबाइल सर्विलांस को भी खंगाल रही है, जो डंप डेटा है इलाके का उनको इकट्ठा कर रही है जिससे पता लग सके कि हिंसा के वक्त कितने नंबर एक्टिव थे, किन लोगों ने अफवाह को भड़काने का काम किया, सुनियोजित तरीके से लोगों को मौके पर पहुंचने के लिए उकसाया गया, किसने भाषण दिए और कौन इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार और मास्टरमाइंड है। इन चीजों को लेकर के भी पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। कुछ अहम गिरफ्तारियां जल्द ही होने
होने वाली है। पुलिस का साफ कहना है कि सबसे पहला काम उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर को संभल में मेंटेन करना और उसके बाद जो भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार होगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जियाउर रहमान बर्क जो है, जो सांसद है इलाके का, उनका नाम एफआईआर में पहले नंबर पर दर्ज है और जबकि दूसरे नंबर पे जो एफआईआर में नामजद है वो है इलाके के विधायक का बेटा सोहेल। तो इसके अलावा पुलिस और कई मुअज्जिज लोगों के भी तफ्तीश कर रही है, उनके फोन रिकॉर्ड्स को भी खंगाल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो संभल में फिलहाल हिंसा के बाद शांति है, दुकानें खोल दी गई हैं, इंटरनेट हालांकि आज भी बंद है, इसके अलावा दुकानों को खोल दिया गया है। लेकिन इस हिंसा के पीछे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल 27 सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और कुछ और बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। पुनीत, आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। और देखिए, इस बीच एक और जानकारी दर्शकों को दे दे। संभल हिंसा की जांच पुलिस कई एंगल से कर रही है, कई सिरे पकड़ने की कोशिश कर रही है। पहला एंगल अगर देखें, मस्जिद के पास भीड़ किसके कहने पर जुटी, ये एंगल है, इसकी तलाश की जा रही है, इस एंगल से जांच चल रही है। दूसरा एंगल है, मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया, जिसके बाद ये भीड़ हिंसक हो गई, पत्थरबाजी करने लगी, वहां पर गोलियां भी चली जैसा कि आपने देखा और गाड़ियों में आगजनी की गई। तो ये तमाम स्थितियां किसने पैदा की, कौन लोग इसके पीछे, इस एंगल से भी पुलिस इसकी जांच कर रही है। और देखिए, संभल हिंसा पर जांच का जो पूरा प्लान है उसको भी हम देख लेते हैं। पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन, उसकी लाइन क्या है। तो जामा मस्जिद के पास भीड़ किसके कहने पर जुटी, पहला सवाल तो यह है जिसका उत्तर पुलिस ढूंढ रही है। मौके पर मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया। तीसरा, हिंसा के समय कितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे और डेटा में क्या है। चौथा, 27 मोबाइल फोन के डिलीट डेटा में साजिश के सबूत तो नहीं, यह भी एक प्रश्न है पुलिस के सामने। पांचवा, संदिग्ध सोशल मीडिया हैंडल से वीडियो मैसेज का मकसद क्या है। और छठा, सीसीटीवी कैमरों में डीवीआर की मदद से आरोपियों की पहचान कर रही है। सातवां, यह कि स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। तो ये सारी चीजें हैं पुलिस के सामने, जिसको पुलिस इस वक्त, जिस एंगल से पुलिस इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रही है, इसकी जांच कर रही है। और देखिए, संभल हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा में 17 साल के अयान की भी मौत हो गई। हिंसा वाले दिन क्या हुआ, अयान की मां की जुबानी सुनिए। इस वक्त हम अयान के घर पर ही मौजूद हैं और ये उनकी माता जी हैं, उनसे बात करते हैं। अयान के बारे में आपको क्या पता लगा, कब पता लगा? मैंने उसे काम पे भेजा, बेटे काम पे चला जा, घर से निकल गया। अब ये नहीं पता वो कैसे भटका, क्या हुआ जो वहाँ पहुँचा, मुझे कुछ नहीं पता। अब कुछ देर के बाद ये पता चली अयान के गोली लग गई। तो मैंने के कैसे लग गई, वो तो काम पे गया क्या नहीं, हो वहाँ झगड़ा हो रहा अयान मस्जिद पे, वहाँ गोली लग गई। अब मैं गई, भाग के देखा तो अयान गोदी में ला रहा है 2-4 जने। मैंने कहा कहाँ है अयान, कहाँ है, क्या कहेगा। मैंने कहा अयान क्या हो गया, अम्मी मेरे गोली लग गई, मैं वहाँ चला गया, पुलिस ने गोली मार दी। फिलहाल इस घर में आप देखेंगे मातम पसरा हुआ है। 17 साल का अयान घर में इकलौता कमाने वाला था, परिवार वेटर का काम करके अपने परिवार पाल रहा था। लेकिन जो अयान की माता जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो घर से काम के लिए निकला था, उन्हें नहीं पता कि कैसे वो झगड़े वाली जगह पहुंचा और अयान ने खुद बताया कि पुलिस ने गोली चलाई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सीधे चलते हैं पुनीत के पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा जुड़े हुए हैं। पुनीत, अब सवाल ये है कि इस पूरे मामले में हिंसा हुई, लोग मारे गए, पुलिस की जांच भी आगे चली, लेकिन इसमें हम पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं और पुलिस और प्रशासन को लेकर काफी सारे गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग जो कह रहे हैं उसमें क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं और पुलिस के दावों को कैसे काउंटर किया जा रहा है, उसके जवाब क्या दिए जा रहे हैं जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं उनके द्वारा। देखिए, जाहिर तौर पर इस पूरे हिंसा को लेकर के संभल के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं उन लोगों में दुख है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थे, क्योंकि हिंसा में संभल के 5 अपनों की जान चली गई है। फिलहाल पुलिस तमाम एविडेंस इकट्ठा कर रही है। पुलिस के सामने वो वीडियो भी आया है जिसमें साफ तौर पर एक जो हिंसा करने वाला शख्स था वो बंदूक लेकर के ताने हुए नजर आ रहा है। वहां पर फायरिंग की थी और एक गोली सीओ संभल अनुज चौधरी के पैर में भी लगी थी, जिसके बाद वो जख्मी है, उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा खून भी निकला था। फिलहाल वो लगातार ड्यूटी पर भी बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने तमाम जो दंगाइयों के चेहरे उन सीसीटीवी से खंगाले हैं जो
दंगाइयों के हमले से बच गए थे। सुनियोजित तरीका इसलिए समझ में आ रहा है, जो कि पुलिस शुरू से कह रही थी, क्योंकि कई सीसीटीवी फुटेज को तोड़ते हुए दंगाई साफ नजर आ रहे थे। इसके अलावा उन्होंने आसपास के जो तमाम वीडियोस थे उनको भी डिलीट किए। मोबाइल से जो पुलिस को तमाम वीडियोस मिले हैं और ऑडियो चैट्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी पुलिस ने कई जब्त की है, जिनमें साफ तौर पर लोगों को उकसाया जा रहा था कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचे। तो ये तमाम सुराग है जो पुलिस एक एक करके जुटा रही है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाते हैं, जिससे ये साफ पता चलेगा कि आखिर इस हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती शांति व्यवस्था बनाना, और इसीलिए एक शासन को रिपोर्ट सौंपी है पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, जिसमें पूरा एलॉबरेट किया गया है कि आखिर हिंसा कैसे हुई, कौन इसका जिम्मेदार हो सकता है, भीड़ कितने बजे इकट्ठे हुई, कितने लोगों की भीड़ थी, कब पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग शुरू की गई, पुलिस ने अपना कैसे सेल्फ डिफेंस किया और इस हिंसा को काबू करने में पुलिस ने क्या क्या तरीके अपनाए, ये पूरी इलैबोरेट रिपोर्ट थी। इसके अलावा ये भी उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब दंगाइयों को, हिंसाइयों को पकड़ने के लिए आखिर पुलिस की स्ट्रेटेजी क्या है। ये तमाम चीज़ों की जो एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट है, ये प्रशासन की तरफ से अब राज्य सरकार को भी सौंपी गई है। फिलहाल पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और यूपी पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ठीक है पुनीत, आप नजर बना रखें। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने यूपी उपचुनाव और संभल हिंसा को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जिस तरह से उपचुनाव के जो भी नतीजे रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की पूरी प्रणाली रही है और जिस तरह से पूरे शासन और प्रशासन ने मिलके जिस तरह से एक तरह से बूथ कैप्चरिंग करने का भी पूरा प्रयास हुआ नहीं है, पूरा हुआ है, मतलब बूथ कैप्चरिंग तक हो गई है प्रशासन द्वारा। और कहीं ना कहीं जो लोग संविधान दिवस बना रहे, हम तो चाहते हैं कि हर रोज़ हमारा देश संविधान से चले। और जिस तरह संभल की घटना घटी है चुनाव के एकदम रिजल्ट आने के बाद, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते हैं सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों पे। और संभल हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, अभी संभल किसी नेता को नहीं जाना चाहिए, संभल में अभी माहौल खराब है। एसपी सिंह बघेल का विपक्ष कह रहा है कि संभल में विपक्ष के नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा, क्या हालात देखने दिया जा रहा है, किस तरह से आता है। पुलिस एवं प्रशासन को जाने भी नहीं देना चाहिए जब तक कानून व्यवस्था सामान्य ना हो जाए, गिरफ्तारियां ना हो जाए और आम लोगों का जीवन सामान्य ना हो जाए, तब तक किसी भी पार्टी के बड़े नेता को कभी भी नहीं जाना चाहिए। उससे प्रवोक होता है, उससे पुलिस प्रशासन का ध्यान डाइवर्ट होता है और उनकी सुरक्षा में लग जाती है, मूल उद्देश्य से भूल जाती है, भटक जाती है। और संभल में फिलहाल शांति है, बाजार भी खुलने लगे हैं। संभल में जब बाजार खुले तब क्या माहौल था, देखिए TV9 की रिपोर्ट। इस हिंसा के बाद पूरे इलाके में दुकानें बंद हो गई थी, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था, नजर आ रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी। एक अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल संभल में था। सोमवार को भी दुकानें पूरी तरह बंद हुई, लेकिन मंगलवार को अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके में एक बार फिर जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। दुकानें पूरी तरीके से खुल रही हैं, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, सामान खरीदने के लिए जो लोग हैं वो लोग बाहर आ रहे हैं, दुकानों को खोला जा रहा है, महिलाएं भी शॉपिंग कर रही हैं। इस पूरे इलाके में यहां से महज 200 मीटर की दूरी पर यह हिंसा और आगजनी हुई थी और उसका असर यहां तक था कि दुकानें बंद हो गई थी। लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आज आपने दुकान खोली है, किसी तरीके का कोई आपको डर या भय का माहौल तो नहीं लग रहा? कुछ भी नहीं, प्रशासन बहुत सख्त है। प्रशासन बहुत सख्त है, बहुत बढ़िया। पुलिस ने कुछ आपको हिदायत वगैरह दी है? कुछ नहीं, वो तो कह रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि आप बाजार खोलिए, जितना बाजार खुलेगा दहशत का माहौल कम होगा। अभी तक जो दुकान बंद थी वो दहशत की वजह से, जिस तरीके से रविवार को हिंसा हुई, सोमवार को बाजार, डर तो सभी को ही होता है। जाहिर तौर पर डर सभी को होता है और इसी चीज़ को लेकर के पुलिस ने कोशिश की, जो बलवाई भीड़ थी वो मार्केट के तरफ ना, और मार्केट में पूरी तरीके से उस वक्त बंद कर दिया गया था। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, पुलिस की गाड़ियाँ थी, लेकिन अब यहाँ पर दुकानें खुल रही हैं। लोगों से बातचीत करते हैं। आपने भी आज दुकान खोली है, डर लग रहा था पहले खोलने में? पहले खोलने में डर लग रहा था। अच्छा। अब भी थोड़ा सा वो है माहौल। अभी भी माहौल लग रहा है कि तनाव वाला है? तनाव वाला है। अच्छा, तो अब अभी आप दुकानें खोलेंगे अपनी? हाँ, खोलेंगे।
दुकानें खोलेंगे तो इनका भी यही कहना। और आप देखेंगे कि ये सारा इलाका जो है ये पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। लोगों ने अपनी दुकानें बंद करी थी क्योंकि यहाँ पे पास में ही पत्थरबाजी हो रही थी, कई गाड़ियों को शिकार बनाया गया था, हिंसा की गई थी, तोड़ा गया था और इसके अलावा उनको आग के हवाले किया गया था, जिसके बाद अब जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट रही है। लोगों का कहना है कि पहले डर लग रहा था, इस वजह से दुकानों को बंद किया गया, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन मुस्तैद है, कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश है और इसी को लेकर के अब एक बार फिर संभल में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। दुकानें और बाजार पूरी तरीके से खोले जा रहे हैं। और जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के मद्देनजर सरकार का बड़ा कदम, जम्मू में तैनात होगी एनएसजी की स्पेशल टास्क फोर्स। सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए तैनात होगी और जम्मू रीजन में हाल ही में बढ़ी आतंकी गतिविधियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। तो जम्मू में आतंक का सामना करेगी एनएसजी की टास्क फोर्स। क्या बड़ी जानकारी है इससे जुड़ी हुई वो हम आपको बिग बॉल के माध्यम से दे रहे हैं। एनएसजी की टास्क फोर्स स्थायी तौर पर जम्मू सिटी में तैनात होगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है और कोई भी आतंकी गतिविधि होने पर एनएसजी टास्क फोर्स मौके पर पहुंचेगी एक्शन के लिए और आपात स्थिति से निपटने में भी एनएसजी टास्क फोर्स सक्षम होगी, उसमें भी इसकी भूमिका रहेगी। जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के मद्देनजर गृह मंत्रालय का यह बड़ा कदम है, ये बड़ा फैसला लिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। दक्षिण भारत में एक भीषण साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। इस साइक्लोन को फेंगल कहा जा रहा है। फेंगल तूफान को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। फेंगल साइक्लोन तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में तबाही मचा सकता है और मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। फेंगल तूफान का असर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल से लेकर पंजाब तक देखने को मिल सकता है। तमिलनाडु के 3 जिलों में स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। मछुआरों को भी समुद्र में न उतरने को कहा गया है। तो फेंगल महा तूफान का अलर्ट जारी किया गया। देखिए, आईएमडी ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में आज से 30 नवंबर तक भारी बारिश के आसार हैं। दक्षिण आंध्र प्रदेश में 28 से 30 नवंबर तक भारी बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तूफान का बड़ा असर होने की भविष्यवाणी की गई है। तमिलनाडु के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया और तमिलनाडु के त्रिची, रामनाथपुरम, नागपट्टिनम में भी स्कूल बंद करने की घोषणा की गई है। साथ ही कुडालोर, विल्लुपुरम, तिरुवल्लूर में भी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला किया गया है। फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है इस तूफान की वजह से, तो ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। इस सूचना के बाद से ही खासकर अगर देखा जाए तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के जिले इससे ज्यादा प्रभावित होंगे, ये बात कही जा रही है, इसकी आशंका जताई जा रही। तो दक्षिण भारत में फेंगल को लेकर ये अलर्ट दिया गया है और इसको लेकर कई तरह के आदेश निर्देश पहले ही जारी कर दिए। खासकर स्कूल कॉलेजों को लेकर अलग अलग जिलों में यह निर्देश दिया गया है। तो देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क TV9 ग्रुप एक नया इतिहास लिख चुका है। TV9 ग्रुप ने वैश्विक विमर्श का एक अद्भुत मंच सजाया, वो भी जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में, जिसे पूरी दुनिया में इनोवेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े चेहरों के साथ इतने दमदार संवाद का यह भारत का पहला महामंच है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, देश के जाने माने उद्योगपति और जर्मनी की तमाम बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। भारत का संदेश था, जर्मनी की जमीन थी, भविष्य पर निगाहें थीं और देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क TV9 एक वैश्विक मंच के साथ नया इतिहास बना रहा था।
Namaste Germany, Guten Abend India. Thank you Germany for inviting TV9 Network, the largest news network of the largest democracy of the world, to Stuttgart, the wonderful city of precision and perfection. टीवी न्यूज की दुनिया भारत की सीमाओं को लांघकर परदेश पहुंच गई और न्यूज 9 ग्लोबल समिट के जर्मनी एडिशन के साथ TV9 नेटवर्क ने टेलीविजन के इतिहास में पहली बार संवाद का एक वैश्विक सिलसिला शुरू किया। Here I am standing before you to welcome you all to the first ever news media summit of this scale at a global venue. And Stuttgart, Germany, it is. What a great feeling to be in the capital of innovation, to engineer a new media template, to foster growth and contribute to bilateral ties, singing together the national anthems of Germany and India is a moment that I'll cherish forever. जर्मनी का स्टटगार्ट एक औद्योगिक शहर है और इस ऐतिहासिक शहर में TV9 नेटवर्क ने कॉर्पोरेट इंडिया और कॉर्पोरेट जर्मनी के दिग्गजों का मेला सजाया, जिसमें 50 से ज्यादा वक्ताओं ने भारत जर्मनी के सतत और स्थायी विकास के रास्ते तलाशे। कुछ सुझाव माय होम्स ग्रुप के वाइस चेयरमैन रामू राव जुपल्ली की तरफ से भी आए। For a young entrepreneur like me, I think there are both challenges and opportunities. As an entrepreneur building future businesses, I would like to keep these 4 things in mind. The first one is the scale. I believe that the problems we seek to solve must be relevant to as many as people in the world as possible. Therefore, I would like to think beyond the boundaries of my own country. 2 is the technology. Technology will be the central to everything we do. It could be AI or even AGI, artificial general intelligence. 3 is the sustainability. Global warming is not a future threat. It's today's existential crisis. And the last one, 4th, is the responsible capitalism. This is something that I've learned from my father. कोई टीवी न्यूज नेटवर्क इतने बड़े मंच के साथ पहली बार विदेश पहुंचा। सवाल हुआ, जर्मनी ही क्यों? जवाब TV9 नेटवर्क के न्यूज डायरेक्टर हेमंत शर्मा ने दिया। भारत और जर्मनी के संबंधों को मजबूत करने के लिए जो आज प्रधानमंत्री जी ने अपना संदेश भेजा, मैं उनका TV9 नेटवर्क की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। जर्मनी से हमारा इतिहास गुलामी, भेदभाव, हिंसा का नहीं है। जर्मनी से हमारा रिश्ता राजनीतिक, सांस्कृतिक सहयोग और साहित्यिक भाषाई जड़ों की एकरूपता का है। इसलिए हमारे लिए संवाद का इससे अनुकूल आंगन कोई और नहीं हो सकता है। आप सबके मन में ये बात होगी कि हम जर्मनी क्यों आए। हम जर्मनी इसलिए आए। आप जानते हैं 19वीं सदी में ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, पर उस डिस्क पर पहली आवाज़ क्या हो, इस पर एडिसन विचार कर रहे थे। उन्होंने मैक्स मुलर को एक चिट्ठी लिखी लंदन में। उन्होंने कहा कि हम आपकी आवाज़ को ग्रामोफोन के डिस्क पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सार्वजनिक समारोह हुआ, मंच पर उनकी आवाज़ रिकॉर्ड की गई। मैक्स मुलर की आवाज़ सुन के लोग रोमांचित हो गए। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मैक्स मुलर ने जो कहा वो क्या था। वो जर्मन नहीं था, अंग्रेजी नहीं था, लैटिन नहीं था, वह ऋग्वेद की पहली ऋचा संस्कृत थी। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य देवत्मिजम पड़ा। न्यूज 9 ग्लोबल समिट का जर्मनी एडिशन एक नया प्रयोग है जो भारत और जर्मनी के बरसों पुराने रिश्ते में संवाद की नई संभावनाएं तलाश रहा है। ये वैश्विक मंच TV9 नेटवर्क के दर्शकों के भरोसे की बुनियाद पर सजा है। इस मंच की कामयाबी हमें एक नई मंजिल दिखा रही है। जल्द ही नए सफर का ऐलान भी होगा। और ग्लोबल समिट के साथ न्यूज 9 ने एक बार फिर सैटेलाइट टीवी चैनल के रूप में वापसी की है। TV9 नेटवर्क के इंग्लिश चैनल न्यूज 9 से जुड़ने के लिए अपने DTH और केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव की मांग।